तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, 3 तलाक कानून को बताया असंवैधानिक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संसद से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। संसद में हंगामे के चलते मोदी सरकार को अब तक हुआ 133 करोड़ रुपए का नुकसान। भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने किया ऐलान, किसी बड़े दल के साथ हमारा होगा यूपी में गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां, 2 सैनिकों की मौत, 2 बुरी तरह से हुए हैं जख्मी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को बिजली कानून में संशोधन करना पड़ा भारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 अगस्त से धरना देंगे बिजली कर्मचारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की मोदी सरकार ने नहीं दी इजाजत, तो मुस्लिम उलमाओं ने जताई है नाराजगी। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, 3 तलाक कानून को बताया असंवैधानिक। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक कानून को अवैध बताते हुए कहा है कि ये कानून असंवैधानिक है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये समानता के खिलाफ है और मुसलमानों को बदनाम करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या मोदी सरकार केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए ही दिवस मनाएगी? हिंदू, दलित और ओबीसी महिलाओं का क्या होगा? क्या इन महिलाओं को डिवोर्स नहीं दिया जा रहा है? क्या इन महिलाओं को तलाक नहीं दिया जा रहा है? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस कानून की वजह से महिलाओं का और उत्पीड़न होगा और उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि केवल मामले दर्ज होंगे, न्याय नहीं मिलेगा। मुसलमानों ने इसे जमीनी तौर पर स्वीकार नहीं किया है क्योंकि ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जासूसी विवाद को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला और कहा कि सरकार जासूसी मामले पर संसद में चर्चा करने से क्यों डर रही है? क्या आप कुछ छिपाना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद चल रही है और मोदी सरकार ऐसे विधेयक को पास कर रही है जो देश के बिल्कुल खराब है और लोकतंत्र को लगातार ध्वस्त करती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने चोरी छुपे हमारे देश के नेताओं की जासूसी कराई है, यहाँ तक मेरी भी जासूसी हो सकती है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने किया ऐलान, बड़े दल से करेंगे यूपी में गठबंधन, बनाएंगे सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने आज दावा किया है कि उनकी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का किसी बड़े दल के साथ गठबंधन हो। उन्होंने कहा है कि बड़े दल के साथ जब गठबंधन होगा तो हम उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद बहुत जल्दी हमारी पूरी होने वाली है क्योंकि हमारी कई दलों से बातचीत चल रही है। भैया आपको बता दें कि मैनपुर में एक विवाह समारोह में ये शामिल होने पहुंचे थे और यहीं पर इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि किस पार्टी से वह गठबंधन करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से करेंगे या फिर बीजेपी से करेंगे या फिर मायावती से। अभी इसका ऐलान शिवपाल यादव ने नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। संसद में हंगामे के चलते मोदी सरकार को हुआ 133 करोड़ रुपए का नुकसान। मोदी की निकल गई जीभ। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश की कई जानी मानी हस्तियों के फोन की जासूसी कराने का मामला सामने आने के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार से जासूसी कराने के मामले की जांच कराने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार जासूसी की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से अब तक मोदी सरकार को 133 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, क्योंकि संसद का काम ठप है और संसद के काम ठप होने के कारण ही मोदी सरकार को 133 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हो गया है। तो ये मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान रोज होता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला, आतंकवादियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा लगातार पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर से ऐसी ही घटना देखने को मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को बताया गया है कि अज्ञात आतंकवादियों ने दक्षिण और उत्तरी वजीरिस्तान के कवायली जिले में
3 फौजियों की चौकियों पर अंधाधुंध गोली बरसा दी। इस हमले में कम से कम 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 9 सैनिकों के घायल होने की खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमला कर रहे हैं सेना पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार बिजली विधेयक में करने जा रही है संशोधन। तो बिजली कर्मचारियों ने मोदी सरकार का किया विरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 अगस्त से देंगे धरना, भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2021 रखे जाने की तैयारी के बीच बिजली कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए हैं और बिजली कर्मचारियों ने 3 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 दिवसीय धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के आह्वान पर देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 3 से 6 अगस्त तक जंतर मंतर पर बिजली संशोधक विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसान दिल्ली की सड़कों पर पिछले 8 महीने से धरना दिए हुए हैं, तो अब बिजली कर्मचारी भी मोदी सरकार के खिलाफ उतरकर जो है धरना देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही बिजली की जो फैक्ट्रियां हैं सरकारी, उसे प्राइवेट कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बोली कमेटी भारत के हिंदू बहुल होने के कारण मुसलमान हैं कमजोर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जायज ठहराया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू दबदबे वाले वर्ग हैं और हिंदू यहाँ पर काफ़ी अमीर हैं, उन पे ज़मीनें और जायदादें भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान कम हैं और मुसलमानों पर ना तो ज़मीन है और ना ही नौकरी है, इसलिए मुसलमानों को भारत में कमज़ोर माना जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयोग ने कहा है कि भारत में जहाँ बहुसंख्यक समुदाय का दबदबा है, वहीं अल्पसंख्यकों को भारत के अनुच्छेद 46 के तहत कमजोर वर्ग के तौर पर माना जाना चाहिए। इसके तहत राज्य का दायित्व है कि वह कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और मुसलमानों के लिए अलग से योजनाएं देश में लागू करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा था कि मुसलमानों की स्थिति जांचने के लिए देश में सर्वे किया जाए, तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद आयोग ने अब सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, किसानों ने किया तिरंगा यात्रा का विरोध, कहा आंदोलन को बदनाम करने की भाजपा रच रही है साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने कल और आज तिरंगा यात्रा हरियाणा में निकालने का ऐलान किया और तिरंगा यात्रा निकली भी। इसमें भारी संख्या में भाजपा ने ट्रैक्टरों को इकट्ठा किया और भाजपा ने दावा किया कि लगभग 5000 ट्रैक्टरों के साथ किसान हरियाणा में तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो किसान आंदोलन के विरोध में धरना दे रहे हैं, वह किसान नहीं है, बल्कि वह देश को तोड़ने वाले लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के इस बयान से किसान आंदोलन के राकेश टिकैत भड़क गए हैं और राकेश टिकैत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा ने जो है हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को खालिस्तानियों ने दी धमकी, तो भाजपा ने 4 बड़े नेताओं की बढ़ा दी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस ने खालिस्तानी धमकी के बाद प्रदेश के 4 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर को Z+ सुरक्षा केंद्र की मोदी सरकार से मिली है। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी Z+ की सुरक्षा मिली है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को अब Y सुरक्षा की जगह Z+ सुरक्षा मिली है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में खालिस्तानियों ने धमकी दी थी कि पंजाब का हिमाचल हिस्सा है और हिमाचल के मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश में तिरंगा किसी भी कीमत पर नहीं फैलाने देंगे और हिमाचल और पंजाब को एक करके इसे खालिस्तान बनाएंगे, यानी अलग देश खालिस्तानी समर्थकों ने बनाने की बात कही थी, जिसके बाद मोदी सरकार घबरा गई और मोदी सरकार ने हिमाचल के 4 भाजपा के बड़े नेताओं को ये सुरक्षा प्रदान की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, सभी मुस्लिम मूर्तिकारों को बताया भगवान विश्वकर्मा का वंशज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे डाला है। भाजपा सांसद ने कहा है कि हर मूर्तिकार भगवान विश्वकर्मा का वंशज है
उन्होंने कहा है कि बाबर मूर्तिकारों के साथ भारत नहीं आया था। इराक, ईरान और अमीरात में केवल रेत के टीले हैं, इसलिए ये शिल्प वहां मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए सभी मुस्लिम मूर्तिकार भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और उन्हें हिंदू धर्म अब अपनाना चाहिए। तो किस तरह से भाजपा सांसद जो बड़े नेता हैं वो भी भाजपा के विवादित बयान चुनाव आते ही देने लगे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बता दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की योगी ने नहीं दी इजाजत, तो उलमाओं ने जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार को कोविड महामारी को देखते हुए मुहर्रम के दौरान सभी प्रकार के धार्मिक जुलूसों पर बैन लगा दिया है। इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद कर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखने को कहा है। इस पर सिया समुदाय ने काफी नाराजगी जताई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि जो सरकार ने आदेश जारी किया है वो मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार को इसको लेकर नई गाइडलाइन बनानी चाहिए और उस गाइडलाइन में थोड़ी बहुत मुहर्रम के त्यौहार मनाने की छूट दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई, देखते हैं मोदी सरकार और योगी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी अमित शाह से फिर की अपील, कहा भारत और पाकिस्तान के बीच की शांति का पुल है जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ उनकी पार्टी ही केंद्र का विरोध कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र पीडीपी के नेताओं को कुछ देने की पेशकश करके या एजेंसियों का धौंस दिखा के उन्हें डराकर पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ये समझे कि विरोध कम हो जाएगा तो हमारा विरोध कम नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद को अगर सुलझाना है तो मोदी सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पुल है जम्मू कश्मीर। अगर पाकिस्तान से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बात नहीं करेगी तो स्थिति और खराब होती जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ी अपील मोदी से की है। को वापस लिया जाए, इनको दोबारा